आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 71, 72, 73, 74, 75 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के प्रत्येक परीक्षणकर्ता को चुप करा दिया गया तथा एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकी। उनमें से किसी ने भी नित्यान के शब्दों की सत्यता पर सवाल नहीं उठाया। यदि नित्यान ने जियान शुवान को इस तरह से हिंसक तरीके से नहीं पकड़ा होता, तो शायद वे सोचते कि वह पकड़े जाने से बचने के लिए उन्हें डराने के लिए ये सब कर रहा है। हालांकि झेंग बिन ने पहले ही नित्यान के साथ अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि वे अस्थायी रूप से उसकी उपेक्षा करेंगे और आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय के अन्य लोगों के आने पर लड़ाई शुरू करेंगे। इसका मतलब ये था कि नित्यान कुछ समय के लिए सुरक्षित था। ऐसी स्थिति में नित्यान के लिए उनसे झूठ बोलना या उन्हें डराने का प्रयास करना बिल्कुल अनावश्यक था। ये समाचार सुनकर कि भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय भी हरे भ्रम आयाम में थे, वे किशोर स्पष्ट रूप से व्यथित और असहाय हो गए। भूत संप्रदाय, रक्त संप्रदाय। भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय दो विशाल पर्वतों के समान थे जो उनकी छाती पर रखे गए थे, जिससे उनके लिए सांस लेना लगभग असंभव हो गया था, विशेषकर जब उन्हें पता चला कि ग्रेवल संप्रदाय के सभी लोग मारे जा चुके थे। वे जानते थे कि ग्रेवल संप्रदाय के युआन फैंग से निपटना बहुत कठिन था, और ग्रेवल संप्रदाय के लोग किसी भी तरह से उनसे कमजोर नहीं थे। यहाँ तक कि वे भी खत्म हो गए थे। अगर ये तथ्य न होता कि वे इतने भाग्यशाली थे कि ज्वालामुखी क्षेत्र में किसी भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शिष्यों से उनका सामना नहीं हुआ, तो ये कहना मुश्किल होता कि उनमें से कितने आज तक जीवित बच पाते। उनमें आगे सोचने का साहस भी नहीं था। एक लंबा समय बीत गया, जिसके बाद झेंग बिन सबसे पहले वास्तविकता में वापस आया। उसने एक गहरी सांस ली और आदेश दिया, जाओ उसके लिए कुछ आध्यात्मिक जानवर का मांस लाओ। ली शी इस बार आज्ञाकारी था। वह बिना कुछ कहे उनके शिविर में वापस चला गया और पके हुए स्पिरिट बीस्ट मीट का एक बड़ा टुकड़ा उठाया, फिर एक जटिल भाव के साथ नित्यान के पास वापस गया और उसे मीट थमा दिया। नित्यान ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने इसे लिया और अपने दांतों से इसे फाड़ना शुरू कर दिया और बड़े बड़े टुकड़े निगलने लगा। जब वह खाना खा रहा था तो मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के परीक्षणकर्ता चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे, और माहौल असाधारण रूप से गंभीर हो गया था। वे स्वतः ही नित्यान के पास एकत्र हो गए और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। वह सुंदर लड़की, जिसने सबसे पहले नित्यान को देखा था, उसने उसके नग्न ऊपरी शरीर को देखा, और एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद भूतिया अग्नि भेड़िए के सिर के पास रखे एक थैले से एक सफेद वस्त्र निकाला और उसे धीरे से नित्यान की ओर फेंक दिया। कुछ ही क्षणों बाद नित्यान ने 5 किलोग्राम का स्पिरिट बीस्ट मीट खा लिया। उसने और अधिक मांस नहीं मांगा। इसका एकमात्र कारण यह था कि वह मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के परीक्षणकर्ताओं को डराना नहीं चाहता था। उसने सफेद कपड़ा उठाया और पहन लिया। तभी उसने पूछा, तुम लोग क्या जानना चाहते हो? तुम्हारी सारी परेशानियां? झेंग बिन ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है। नित्यान ने सिर हिलाया और बिना कुछ छिपाए भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ लड़ी गई कुछ छोटी छोटी लड़ाइयों को फिर से बताया, एक भी विवरण छोड़े बिना। जहां तक युआन फेंग और युन सोन की मृत्यु का प्रश्न है, तो उसने स्वाभाविक रूप से रक्त संप्रदाय की यूटोन को इसके लिए दोषी ठहराया। उसका मानना था कि भले ही यूटोन सामने आए और वो सबको बताए कि युआन फेंग और यू सोन की हत्या उसने नहीं की थी, यूटोन की रक्त संप्रदाय के अनुयायी होने की स्थिति को देखते हुए मुकदमा चलाने वालों के लिए उस पर विश्वास करना असंभव होगा। वास्तव में उसे तो इस बात पर भी संदेह था कि यूटोन इस दावे का खंडन करने की जहमत उठाएगी। यदि ये तथ्य उजागर हो जाता कि उसने युआन फेंग और युन सोन की हत्या की थी, तो नित्यान को अनिवार्य रूप से 4 संप्रदायों के क्रोध का सामना करना पड़ता। हालांकि यूटोन के लिए युआन फेंग और अन्य परीक्षणकर्ताओं को मारना उसका मिशन था। यह नित्यान के लिए अक्षम्य था, लेकिन यूटोन के लिए सम्मानजनक था। दरअसल यूटोन शायद दोष लेने को भी तैयार हो सकती है। जब उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, तो अंडाकार चेहरे वाली लड़की ने अविश्वास से उसे देखा। तुमने भूत संप्रदाय के एक शिष्य को मार डाला है, और यूटोन से बच निकले हो। और यूटोन छोटे स्वर्ग के मंच पर घुस गई हैं। झूठा, ली शी ने बड़बड़ाया। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के अन्य परीक्षणकर्ताओं को भी उसके शब्दों की प्रामाणिकता पर संदेह था। उन्हें संदेह था कि वह केवल शेखी बघार रहा था। उनकी नजर में, अगर यूटोन ने सचमुच छोटे स्वर्ग के चरण में प्रवेश किया होता, तो उसके पास हरे ब्रह्म आयाम में अद्वितीय शक्ति होती। यहाँ तक कि युआन फैंग भी उसके हाथों मारा गया। नित्यान जैसा कोई भी उससे कैसे बच सकता था? उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि न केवल नित्यान यूटोन के पीछा करने से बचने में सक्षम था, बल्कि वह उसे 2 बार गंभीर नुकसान पहुंचाने में भी कामयाब रहा।
नित्यान ने दृढ़ भाव से कहा, ओह, शायद मैं पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं था। यू टोंग द्वारा युआन फैंग और युन सोन को मारने के बाद वह घायल हो गई और उसकी अधिकांश शक्ति समाप्त हो गई। केवल इसी कारण से मैं उसके पीछा करने से बचकर यहाँ भाग सका। वह केवल ये चाहता था कि मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के परीक्षणकर्ता यह विश्वास करे कि यह यू टोंग थी जिसने युआन फैंग और युनसोन की हत्या की थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उनके स्पष्टीकरण के पहले संस्करण को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने एक पूरक स्पष्टीकरण दिया जिससे उनकी कहानी अधिक तर्कसंगत हो गई। निश्चित रूप से मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के परीक्षणकर्ताओं ने अतिरिक्त विवरण सुनने के बाद उस पर विश्वास किया। उन्होंने मान लिया कि यू टोन के साथ कुछ गड़बड़ है, अन्यथा यू टोन के छोटे स्वर्ग चरण साधना आधार के साथ वह संभवतः नित्यान की जान नहीं छोड़ती। गंभीर चेहरा बनाते हुए झेंग बिन ने अपने दल के सदस्यों की ओर रुख किया और कहा, भले ही यू टोन घायल हो गई हो और उसकी ताकत खत्म हो गई हो, लेकिन ये तथ्य कि आप उसके पीछा करने से बच गए हैं, ये पर्याप्त सबूत है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप में से कई लोगों ने रक्त संप्रदाय की यू टोन के बारे में नहीं सुना होगा और आप नहीं जानते कि वह महिला कितनी डरावनी है। मैं इसे इस तरह से कहूंगा, भले ही वह क्यूई रिफाइनिंग चरण में हो, फिर भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वह सचमुच छोटे स्वर्ग के चरण में प्रवेश कर चुकी है और मैंने उससे लड़ाई की, तो मुझे जिंदा बचने की भी उम्मीद नहीं होगी, जीतने की तो बात ही छोड़िए। अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ झेंग बिन ने सबके सामने अपनी ताकत का बखान नहीं किया, बल्कि वही कहा जो वह सच मानता था। तो फिर हम मुसीबत में हैं, है न, बड़े भाई बिन? ली शी ने खट्टे चेहरे के साथ कहा। जाहिर है, अंडाकार चेहरे वाली लड़की काफी घबराई हुई थी। हमें क्या करना चाहिए? रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय बहुत शक्तिशाली हैं। शायद उन्होंने पहले ही हमें निशाना बना लिया है और वे किसी भी क्षण प्रकट हो सकते हैं। उसने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा, जैसे कि भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शिष्य अगले ही पल बाहर निकल आएंगे। झेंग बिन भी कोई समाधान नहीं निकाल पाया। मुझे लगता है कि अब हम उस पुल को तभी पार कर सकते हैं जब हम उस तक पहुंच जाएं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि एन यंग और जियांग लिंगजू बच जाएं और जल्द से जल्द यहां पहुंच सकें। जब वे बात कर रहे थे, नित्यान ने महसूस किया कि उसके पेट के भीतर से गर्म धाराएं धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं। उसने महसूस किया कि उसने अभी अभी जो आध्यात्मिक पशु का मांस खाया था, वह पाचन के बाद ऊर्जा छोड़ रहा था। मैंने बहुत लंबा और तेज मार्च किया है। मैं थक गया हूँ और मुझे ठीक होने की जरूरत है। मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ दूंगा। झेंग बिन को सूचित करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आध्यात्मिक सागर का विस्तार करने के लिए ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए क्यूई रिफाइनिंग मंत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ अपनी शारीरिक शक्ति को भी बहाल किया। झेंग बिन ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। हम आपकी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। नित्यान ने तुरंत कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो क्या मुझे कुछ और आध्यात्मिक जानवर का मांस मिल सकता है? मैं बहुत लंबे समय से भूखा हूँ। मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए और अधिक भोजन की आवश्यकता है। कोई समस्या नहीं। झेंग बिन बहुत स्पष्ट था क्योंकि उसने लीशी को नित्यान के लिए अधिक पका हुआ आध्यात्मिक जानवर का मांस लाने के लिए प्रेरित किया। मांस को निगलने के बाद नित्यान ने धीमी आवाज में झेंग बिन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और इसके तुरंत बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों में वह व्यावहारिक रूप से अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिला। हर बार जब वह साधना समाप्त करता, तो वह मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों से और अधिक भोजन मांगता। बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पशु का मांस खाने के बाद वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता और अपनी साधना शुरू कर देता तथा रहस्यमय धुन संप्रदाय के किसी भी परीक्षणकर्ता से बातचीत नहीं करता। शुरुआत में झेंग बिन और अन्य लोगों ने सोचा कि उसने बहुत अधिक खा लिया है क्योंकि वह बहुत भूखा था। हालांकि जैसे जैसे नित्यान ने अधिक से अधिक आध्यात्मिक पशु के मांस की मांग की, उन्हें धीरे धीरे एक तथ्य का एहसास हुआ, नित्यान की भूख हर समय आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी थी। उन्होंने पहले ही नित्यान को उसकी पीठ पीछे अथाह गड्ढा कहना शुरू कर दिया था। हालांकि चूंकि उनके पास जरूरत से ज्यादा आध्यात्मिक जानवर का मांस पड़ा हुआ था, इसलिए किसी ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। हर बार वे 10 लोगों के खाने के लिए पर्याप्त मांस देकर नित्यान की मांग को पूरा कर देते थे। दूसरी ओर नित्यान जानता था कि यूटोंग उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी और इसलिए वह हमेशा सतर्क रहता था। अब जब उसके पास साधना के दौरान उसकी रक्षा करने के लिए मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के शिष्य थे, साथ ही उसके पास पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक पशु मांस की आपूर्ति थी,
तो वह निश्चित रूप से ऐसा असाधारण अच्छा अवसर नहीं चूकेगा। वह आध्यात्मिक पशु का मांस खाता रहा तथा अपने भीतर की शक्ति का प्रयोग करके अपने आध्यात्मिक सागर का विस्तार करता रहा, ताकि भविष्य में संभावित युद्धों के लिए स्वयं को तैयार कर सके। एक दिन वह अपनी साधना से उठा और अपने आध्यात्मिक सागर का निरीक्षण किया और पाया कि कई दिनों के कठिन अभ्यास के बाद भी उसका आध्यात्मिक सागर केवल 15% ही विस्तृत हुआ था। ये शर्म की बात है कि प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर जो ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं वह काफी सीमित है। दूसरे दर्जे के आध्यात्मिक पशु के मांस में संग्रहित ऊर्जा पहले दर्जे के आध्यात्मिक पशु की तुलना में 7 गुना अधिक थी, जिसका अर्थ था कि यदि वह साधना के लिए पहले दर्जे के आध्यात्मिक पशु के मांस का उपयोग करता तो उसकी सुधार की गति 7 गुना धीमी होती। अपने सुधार की गति से असंतुष्ट नित्यान ने भूतिया अग्नि भेड़िया के सिर पर एक नजर डाली। भूतिया अग्नि भेड़िया भी एक दूसरे दर्जे का आध्यात्मिक जानवर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे इस जगह पर अपने साथ इसका मांस लाए हैं। जैसे ही वह भेड़िए के मांस के बारे में पूछताछ करने वाला था, दूर से एक आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में जियांग लिंगजू और नी जियान मलबे के ढेर के पीछे से प्रकट हुए। 5 दिन हो गए हैं, ली शी ने उत्साह से कहा। आखिरकार कोई आया है। जियांग लिंगजू झेंग बिन अचानक सक्रिय हो गया। जैसे ही जियांग लिंगजू पास पहुंची, उसने पहली नजर में झेंग बिन को देखा और बेहद उत्साहित दिख रही थी। उसने कहा, झेंग बिन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ हो। ये बहुत बढ़िया है, हमें लगा कि हम बर्बाद हो गए। उसकी आवाज डूबते हुए व्यक्ति की तरह थी जिसने अभी अभी बचाव नाव को देखा हो। बचने की नई उम्मीद के साथ वह तुरंत जोश से भर गई। ये देखकर कि जियांग लिंगजू और नी जियान आ चुके हैं, नित्यान ने अस्थायी रूप से भूतिया अग्नि भेड़िए के मांस के बारे में पूछने का विचार त्याग दिया। वह काफी देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद, दूर से उन दोनों को देखने के बाद, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हरे परिधान पहने जियांग लिंगजू और नी जियान पहले की तुलना में काफी पतले लग रहे थे। जियांग लिंगजू की आंखें अभी भी चमकीली और टिमटिमा रही थीं, लेकिन वह गंदगी से ढकी हुई थी और उसका हरा लबादा फटा हुआ था। कोनों में जो छेद दिखाई दे रहे थे, उनसे नित्यान को पता चल गया कि वे धारदार हथियारों से बने थे। इस बीच नी जियान, जो नी कबीले से ही था, और भी बदतर दिख रहा था। उसके संप्रदाय द्वारा जारी किया गया हरा वस्त्र ऐसा लग रहा था मानो उसे टुकड़ों में फाड़ दिया गया हो और फिर वापस सिल दिया गया हो। पहली नजर में वह ब्लैक क्लाउड सिटी के गटर से निकले एक भिखारी जैसा लग रहा था, बेहद गंदा और अव्यवस्थित। झेंग बिन, पानी, जियांग लिंगजू ने पास आते ही चिल्लाते हुए कहा, हमारे लिए थोड़ा पानी लाओ। तुम लोग यहाँ कैसे आए? क्या तुम ज्वालामुखी क्षेत्र में नर्क संप्रदाय के शिष्यों से मिले थे? करीब आने के बाद अचानक उसकी नजर नित्यान पर पड़ी और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, आह! नित्यान, नित्यान! नी जियान के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव प्रकट हुआ। तुम अभी भी जीवित हो। जहां तक जियांग लिंगजू और नी जियान का सवाल है, नित्यान को पहले ही मर जाना चाहिए था। अकेले रेगिस्तान में भटकते हुए वह भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय से कैसे बच सकता था? जब यूटोंग और मोशी ने उन्हें पकड़ लिया था, तो यूटोंग ने उन्हें रक्त खोजने वाले कंपास के बारे में बताया था और कहा था कि वे जहां भी भागेंगे, वह उन्हें खोज निकालेगी। नित्यान के लिए यूटोंग के रक्त खोजी कंपास से अपने सभी निशानों को छिपाना असंभव होगा। जब उन्होंने उसे खोज लिया, तो वह रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के अनुयायियों से कैसे बच सकता था, अकेले उन्हें कैसे हरा सकता था? इसलिए उन दोनों का मानना था कि नित्यान की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और उन्होंने कभी भी उससे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की थी। बहुत दिनों बाद मिले, नित्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चैन से सो सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों जीवित हो। जियान जुवान, झेंग बिन चिल्लाया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और उनके लिए पानी लेकर आओ। जियान हुआन, जो कई दिनों पहले हुई मृत्यु के अनुभव के बाद अभी भी सदमे में था, वास्तविकता में वापस आया और जल्दी से 2 पानी के कैंटीन उठाए, फिर दौड़कर गया और उन्हें जियांग लिंगजू और नी जियान को सौंप दिया। अपनी सामान्य महिला जैसी आदतों को त्यागते हुए जियांग लिंगजू ने जितनी तेजी से हो सका पानी का घूंट पी लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सीधी, सुंदर गर्दन पानी की चमचमाती बूंदों से ढक गई। नी जियान ने पानी को लगभग अंदर खींच लिया और जब तक उसने पूरा कैंटीन खत्म नहीं कर दिया, तब तक वह रुका और कमजोरी से जमीन पर बैठ गया। हैरान होकर उसने पूछा, नित्यान, क्या भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय ने तुम्हें ढूंढ लिया? एक भूत संप्रदाय के शिष्य ने मुझे पाया, लेकिन मैंने उसे मार डाला, नित्यान ने धीमी आवाज में समझाया। नी जियान ने एक पल के लिए उसे गहराई से देखा, फिर सिर हिलाया। अच्छा किया,
जब से नित्यान आया और उसने यूटोन से लड़ाई करके उन्हें खतरनाक स्थिति से बचाया, तब से उसके मन में अपने इस कबीले भाई के लिए एक नए स्तर का सम्मान पैदा हो गया। उसे एक स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि नित्यान के साथ अवश्य ही कोई ऐसा चमत्कार हुआ होगा जिससे उसकी असली ताकत अथाह हो गई होगी। इसलिए वह यह मानने लगा था कि नित्यान, जिसने पहले यूटोन को पीछे हटने पर मजबूर किया था, उसे मारने की क्षमता रखता था, अगर उसका सामना केवल एक भूत संप्रदाय के शिष्य से होता। ताजे पानी की अपनी कैंटीन खत्म करने के बाद जियांग लिंगजू ने झेंग बिन और अन्य लोगों की जिज्ञासु निगाहों के सामने भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के साथ उनके बीच लड़ाई का वर्णन करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे रेगिस्तान से निकलकर ज्वालामुखी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे, भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया। तुरंत ही युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान रक्त संप्रदाय से यूटोंग ने छोटे स्वर्ग चरण में कदम रखा, जिससे उसकी ताकत आसमान छू गई। कई शक्तिशाली निश्चित तकनीकों के साथ उसकी अद्वितीय ईश्वरीय शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसका वे मुकाबला कर सकें। उन्हें जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उनका एकमात्र विकल्प फैलकर भागना था, ताकि यूटोंग और अन्य उन सभी को एक स्थान पर फंसाकर मार न सकें। युद्ध के मैदान से भागने के बाद जियांग लिंगजू और नी जियान ने मोशी से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया, जो लगातार उनका पीछा कर रहा था, जब तक कि वे अंततः इस स्थान पर नहीं पहुंचे, पूरी तरह से लथपथ दिख रहे थे। अलग होने के बाद से उन्होंने क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के ये गुमों को फिर कभी नहीं देखा, और उन्हें पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। न ही उनका सामना एन यंग और उसके लोगों से हुआ, और इसलिए वे अपने भाग्य के बारे में भी अनिश्चित थे। उनकी मुठभेड़ों को सुनने के बाद नित्यान को राहत महसूस हुई। अगर मोशी ने आपका पीछा किया, तो आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय से काफी लोग बचे होंगे। जियांग लिंगजू उलझन में दिखी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। चूंकि मोशी हमारे पीछे गया था, इसलिए नियंग और उसके समूह को यूटोंग द्वारा निशाना बनाया जाना चाहिए था। वह मोशी से भी ज्यादा भयानक है। आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि नियंग यहाँ जिंदा बच जाएगी? क्योंकि यूटोंग युआन फेंग और यू सोंग के पीछे गई थी, नित्यान ने शांत और सहज स्वर में कहा। उन्हें मारने के बाद उस चुड़ैल ने अगला निशाना मुझे बनाया। तस्वीर में उसके बिना रक्त संप्रदाय के उन मुट्ठी भर अनुयायियों ने अकेले ही नियंग और पेंताओ को नहीं मारा होगा। क्या यूटोंग ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? जियांग लिंगजू को बहुत धक्का लगा। तुम यहाँ जिंदा कैसे पहुंच गए? नी जियान भी अचंभित रह गया। जब उसने नित्यान की ओर देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों के विपरीत उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूटोंग की दुर्जय शक्ति को देखा था। आज भी वे उसका नाम सुनते ही डर से कांप उठते थे। ये कहना सुरक्षित था कि यूटोंग के लघु स्वर्ग चरण में कदम रखने के कारण ही उनके पास अलग होने और युद्ध के मैदान से भागने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। यूटोंग ने अकेले ही उनकी सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया था। यदि इतनी भयावह यूटोंग ने अपनी नजर नित्यान पर टिका दी होती, तो उसका बचना व्यावहारिक रूप से असंभव था। उस समय लीशी ने नित्यान की ओर से समझाया, ये केवल इसलिए था क्योंकि यूटोंग को चोटें लगी थीं और युआन फेंग और यू सोंग की हत्या के बाद उसने अपनी युद्ध कौशल खो दी थी, जिसके कारण वह बचने में कामयाब रहा। जियांग लिंगजू ने उसकी ओर देखा, अपनी खूबसूरत भौं सिकुड़ी, और कहा, तुम क्या जानते हो? लीशी उलझन में दिखी। जियांग लिंगजू ने नित्यान की ओर देखा। उसके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। जब हम अलग हुए और भागे, तो युआन फेंग और युन सोंग दोनों को अलग अलग तरह की चोटें लगी थीं और उन्होंने यूटोंग से भी ज्यादा ताकत खर्च की थी। उनमें लड़ने की जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। हालांकि जब यूटोंग ने सभी का पीछा करना शुरू किया, तो वह अपने चरम पर थी। यूटोंग की ताकत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्हें मारने में उसकी ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। यूटोंग को घायल करने के बारे में उसने अपना सिर हिलाया और कहा, उनके पास कोई मौका नहीं होगा। क्या तुमने हमसे झूठ बोला? झेंग बिन का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने नित्यान से पूछा, क्या तुम यूटोंग से टकराए थे या नहीं? क्या उसने वास्तव में तुम्हारा पीछा किया था? झूठा। अंडाकार चेहरे वाली लड़की हान शिन चिल्लाई। अन्य मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों ने भी नित्यान की ओर अप्रिय दृष्टि डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद जियांग लिंगजू ने धीमी आवाज में कहा, नित्यान, मैं वास्तव में आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकती। मुझे विश्वास है कि अगर वह छोटे स्वर्ग के मंच में नहीं घुसती तो आप यूटोंग से भाग सकते थे। लेकिन छोटे स्वर्ग के मंच में कदम रखने के बाद वह वास्तव में बेहद घातक थी। आपके लिए उसके नियंत्रण से बचकर यहाँ जिंदा पहुंचना लगभग असंभव होगा।
नित्यान मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ सोचने लगा कि झूठ को बिना कोई हल्का सा निशान छोड़े छुपाना वाकई बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह जियांग लिंगजू को बता पाता कि रहस्यमयी भूमि से उसे जो उग्र मुट्ठी का प्रहार मिला था वह कितना शक्तिशाली था। इसलिए कुछ देर चुप रहने के बाद वह कुछ शर्मिंदगी से हंसा और बोला, ठीक है, मैं यूटोन से टकराया था। हालांकि वह वास्तव में युआन फैंग और युनसोन को मारने के बाद फ्रॉस्ट पायथन से मिली थी। फ्रॉस्ट पायथन ग्रीन इल्यूजन आयाम में सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवर है और उसके साथ लड़ाई के दौरान वह गलती से घायल हो गई। वह जानता था कि फ्रॉस्ट पाइथन ग्रीन इल्यूजन आयाम से बाहर निकल चुका है और शायद फिर कभी दिखाई नहीं देगा। दूसरे दर्जे का आध्यात्मिक जानवर होने के कारण उसके पास भी बहुत ताकत थी। इसलिए यूटोन की चोटों के लिए उसे दोषी ठहराना सबसे उचित लगा। ओह, फ्रॉस्ट पाइथन दिखाई दिया, तो फिर यह समझ में आता है। ऐसा लग रहा था कि जियांग लिंगजू ने आखिरकार उसकी कहानी पर यकीन कर लिया। वह फ्रॉस्ट पाइथन वाकई कुछ खास था। किसी तरह उसमें असाधारण बुद्धि थी। उसे देखकर लगता है कि उसे अगले स्तर पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यूटोन के लिए भारी कीमत चुकाए बिना अकेले ही उसका वध करना असंभव होगा। तुम्हें हमें सच बताना चाहिए था, झेंग बिन ने ठंडे स्वर में कहा। तिरस्कार से भरी आवाज में हान शिन ने कहा, तो असली कारण यह है कि आप जीवित हैं क्योंकि यूटोंग ने युआन फैंग और फ्रॉस्ट पायथन को लगातार मारने के बाद काफी ऊर्जा खर्च कर दी थी। मुझे सच में विश्वास था कि आपके पास असाधारण शक्ति थी। लीशी ने भी आलोचना में अपना योगदान दिया। फ्रॉस्ट पाइथन के बारे में हमें न बताकर वह हमें ये सोचने के लिए मूर्ख बनाना चाहता था कि वह सक्षम है और असाधारण है। दूसरी ओर नीतियान ने अपनी नाक को सहलाया और उनकी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद झेंग बिन ने लगातार जियांग लिंगजू से भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के साथ उनकी लड़ाई के विवरण के बारे में पूछताछ की, उनकी ताकत की पूरी समझ प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए, और साथ ही शायद उनसे निपटने का एक तरीका भी खोजना चाहा। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों द्वारा उपहास किए जाने के बाद नीतियान को लगा कि भूतिया अग्नि भेड़िए के मांस के बारे में पूछने का ये सही समय नहीं है। इसलिए वह नीजियान के पास ही बैठ गया। हालांकि नीजियान के पास बहुत से सवाल थे, लेकिन उसने उस समय नीतियान से कुछ भी पूछने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय द्वारा उसे दिया गया आध्यात्मिक पत्थर निकाला और ठीक होने लगा। कुछ ही देर में जियांग लिंगजू ने झेंग बिन के साथ अपनी बातचीत खत्म कर ली। उसने तुरंत आराम करना शुरू नहीं किया, बल्कि नीतियान की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उलझन में नीतियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये देखकर कि जियांग लिंगजू पहले से ही पत्थर की दीवार के दूसरी तरफ जा रही थी, वह केवल अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और चुपचाप उसके पास जा सकता था। कुछ ही देर में जियांग लिंगजू एक सुनसान स्थान पर रुकी और नीतियान की ओर देखने लगी। जियांग लिंगजू ने अंततः अपनी अधिकांश ताकत बहाल कर ली थी और उसकी चमकदार आंखें फिर से डरावनी रोशनी की किरणों से चमक उठी थीं। जिस तरह से वह उसे देख रही थी उससे नीतियान पूरी तरह से भ्रमित था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे सिर से पैर तक जांच रही थी। नीतियान रुक गया और अपने कंधे के ऊपर से देखने लगा। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वे पहले ही पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के परीक्षणकर्ता उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। ठीक है, उसने कहा, फिर एक पल के लिए झिझकी। तुमने युआन फैंग और युनसोन को मार डाला, है न? नीतियान का दिल धड़क उठा, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। फिर उसने हैरान स्वर में पूछा, आप मुझे थोड़ा डरा रही हैं, वरिष्ठ मार्शल बहन? मैं युआन फैंग और युनसोन को क्यों मारूंगा? जियांग लिंगजू क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय के गुरु जियांग झिजू की प्यारी बेटी थी और क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय की एक मुख्य शिष्या थी। दूसरी ओर नीतियान एक अधीनस्थ कबीले से था और संभवतः भविष्य में उसे क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय में ही स्वीकार किया जा सकता था। इसलिए वरिष्ठता के कारण उसे जियांग लिंगजू को वरिष्ठ मार्शल बहन के रूप में संबोधित करना पड़ा। उसे 15 वर्ष की आयु तक क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय का शिष्य बनने का विश्वास था और इसीलिए उसने उसे पहले से ही क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय का शिष्य कहकर संबोधित किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जियांग लिंगजू ने गुस्से से कहा। अगर तुम सिर्फ युनसोन को मार देते तो इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि वह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस युआन फैंग को ग्रेवल संप्रदाय का एक बीजदार शिष्य माना जाता था। ग्रेवल संप्रदाय के कई बुजुर्गों का मानना था कि उसका भविष्य उज्जवल होगा। एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने उसे मार दिया है, तो क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा।
नितियान दुखी दिखे। मैंने ऐसा नहीं किया। आप झेंग बिन को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। जियांग लिंगजू ने और भी अधिक चिढ़ते हुए कहा। आपके पास क्या सबूत है? नितियान ने शांत भाव से कहा। जियांग लिंगजू ने एक पल के लिए उसे अर्थपूर्ण ढंग से देखा और फिर जोर से हंसने लगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी शांतचित्त होकर अभिनय कर सकते हो। फिर भी मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ कि तुम युआन फेंग और युन सोंग को निम्न स्तर की साधना के आधार पर मार सकते हो, चाहे वे घायल हुए हों या नहीं। नितियान ने बहस जारी रखी। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। तुम अभी भी इसे स्वीकार नहीं करोगे। जियांग लिंगजू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। युआन फेंग के पास एक बैनर था जो अब तुम्हारी थैली में है न? नितियान अचंभित होकर अवाक रह गया। वह बैनर मध्यम श्रेणी के चौथे स्तर का है। जब हम रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय द्वारा घेर लिए गए थे, तो उसने उससे युद्ध किया था। आज भी मुझे उस बैनर से निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव का गहरा आभास है। मैं गलत नहीं हो सकती। आंखें चौड़ी करके जियांग लिंगजू ने धीमी आवाज में शाप दिया, मूर्ख। उस ग्रेड का एक आध्यात्मिक उपकरण किसी भी तरह से साधारण नहीं है। भले ही वे आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सक्रिय न हो, अगर उन्हें विशेष कंटेनरों में संग्रहित नहीं किया जाता है, तो भी वे हल्के उतार चढ़ाव देंगे। मैं एक विशेष मंत्र का जाप कर सकती हूँ जो मुझे आध्यात्मिक शक्ति के मामूली उतार चढ़ाव को भी महसूस करने की अनुमति देता है। जब मैं झेंग बिन के साथ बातचीत के बाद आपके पास आई थी, तब मैं बैनर से आने वाले हल्के उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम थी। नितियान को समझाने का समय दिए बिना जियांग लिंगजू ने विश्लेषण जारी रखा। आपके अनुसार ये यू टोंग थी जिसने युआन फेंग और यू सोंग को मार डाला था। अगर ऐसा होता, तो आपके लिए युआन फेंग का बैनर प्राप्त करना असंभव होता। इसके अलावा, अगर आपने इसे यू टोंग के आने से पहले प्राप्त किया होता, तो युआन फेंग को जीवित होना चाहिए था, और वह आपको चौथे स्तर का मध्यम श्रेणी का स्पिरिट हथियार कैसे देने को तैयार होता। केवल तभी जब वह यू टोंग के प्रकट होने से पहले ही मर चुका होता, तभी आप उससे वह बैनर प्राप्त कर पाते। तो तुमने उसे उसके आने से पहले ही मार डाला होगा, और उसका सब कुछ लूटकर अपनी थैली में रख लिया होगा। इन शब्दों के साथ जियांग लिंगजू ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, मानो कह रही हो, देखते हैं आप इस पर कैसे बहस करते हैं। यह महसूस करते हुए कि जियांग लिंगजू ने उसके झूठ को देख लिया है, नितिया ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। कंधे उचकाते हुए उसने कहा, तुम अच्छी हो, वरिष्ठ मार्शल बहन। जियांग लिंगजू ने अपना सिर पीछे फेंका। बेशक, नितियान ने समझाने की कोशिश की। जब युआन फेंग और युन सोंग मुझसे मिले, तो वे पागल कुत्तों की तरह थे, मुझे मारने पर अड़े हुए थे। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए। ठीक है, ठीक है। जियांग लिंगजू ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं उन दोनों से भी थक चुकी हूँ। तुमने उन्हें मार डाला, ऐसा ही हो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा और इसका खुलासा नहीं करना होगा। याद रखो, तुम्हें इस बात पर जोर देना होगा कि यह रक्त संप्रदाय के यूटोंग थी जिन्होंने उन्हें मारा था। नितियान ने सिर हिलाया। ओह, ठीक है। जियांग लिंगजू ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे वह बैनर और युआन फैंग का सारा सामान दे दो। तुम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये जानने के बाद कि बैनर से हल्की उतार चढ़ाव आएगी और यह संभवतः उसे खतरे में डाल देगा, नितियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बैनर सौंप दिया, साथ ही वह नक्शा भी जो उसने युआन फैंग से लूटा था। जियांग लिंगजू ने बैनर और नक्शा लिया और उन्हें अपनी कलाई पर जेड ब्रेसलेट के सामने दबाया। एक पल में वे दोनों गायब हो गए। नितियान की आंखें अचानक चमक उठी। जियांग लिंगजू ने सहजता से समझाया, यह आपके उस कपड़े की थैली से कहीं ज्यादा उच्च श्रेणी की वस्तु है। अगर मेरे पिता न होते, तो मैं भी एक कंगन तक नहीं पहुंच पाती। बैनर और मानचित्र को संग्रहित करने के लिए आपने जिस कपड़े की थैली का उपयोग किया, वह बैनर की सूक्ष्म ऊर्जा उतार चढ़ाव को रोक नहीं सकती। जब आप ग्रीन इल्यूजन आयाम से उभरे, तो ग्रेवल संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत आपके कपड़े की थैली में बैनर का पता लगा लिया होगा। अगर ऐसा हुआ, तो आप चाहे जो भी झूठ बोलें, आप स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होंगे। नितियान के चेहरे पर चमक थी जब उसने गंभीरता से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ मार्शल बहन। जल्द या बाद में, आप क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के सदस्य बनने जा रहे हैं। ये तय है कि मैं आपकी मदद करूंगी। जियांग लिंगजू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, और एक मुस्कान के साथ उसने कहा, इसके अलावा, आप वास्तव में युआन फैंग को मारने में कामयाब रहे। गंभीरता से, आपके पास कितने रहस्य हैं? मुझे बताओ, अब। नितियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया।
मेरे पास वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या कुछ और? जियांग लिंगजू ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। गुस्से में उसने कहा, एक दिन मेरे पिता ने कबीले से वापस आए और कहा कि एक बेहद दुस्साहसी बच्चे ने उनके सामने झूठ बोलने की हिम्मत की। बाद में मुझे अंकल ली फैन से पता चला कि यह आप ही थे। नितियान ने अपना सिर झुका लिया। मैं गंभीर हूँ। मैं संप्रदाय के मुखिया से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं बस इतना डर गया था कि मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहा। इसे बचाओ। मैंने तुम्हारी असलियत देख ली है। तुम पूरे नी कबीले में सबसे बुरे हो। जियांग लिंगजू नाराज दिख रही थी, लेकिन वास्तव में वह नाराज नहीं थी। उसके दृष्टिकोण से, चूंकि नितियान नी कबीले का सदस्य था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से भविष्य में क्लाउड सोरेंग संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा। ऐसा साहसी, उग्र और साधन संपन्न युवक, जो वर्तमान में केवल 10 वर्ष का था, भविष्य में क्लाउड सोरेंग संप्रदाय के लिए एक महान सौभाग्य साबित हो सकता था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि यदि वे दोनों ग्रीन इल्यूजन आयाम से जीवित बाहर निकल सके, तो वह अपने पिता से उसे तुरंत संप्रदाय में स्वीकार करने की विनती करेगी, भले ही इसके लिए उन्हें नियम तोड़ने पड़े। उसे यह महसूस हुआ कि आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय की अंश ही, साथ ही अन्यंग और पांताओ भी नितियान के बारे में उच्च विचार रखते थे। उसे डर था कि आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय उससे पहले ही यह काम कर सकता है। उसी समय पहाड़ के दूसरी ओर से हानशिन की आवाज गूंजी। आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के लोग। आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना है, जियांग लिंगजू ने धीमी आवाज में कहा। जब तुम क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय में आओगी तो मैं तुम्हें बैनर लौटा दूंगी। धन्यवाद, वरिष्ठ मार्शल बहन, नितियान ने ईमानदारी से कहा। वह समझ गया कि यदि जियांग लिंगजू ने उस बैनर को अपने कंगन में नहीं रखा होता, तो बाद में जब वह ग्रीन इल्यूजन आयाम छोड़ता, तो बहुत संभावना थी कि ग्रेवल संप्रदाय उसके झूठ को उजागर कर देता और बाद में उसके लिए घातक आपदा लाता। वह काफी चतुर था, तथापि वह उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरणों और विशेष पात्रों के बारे में कुछ नहीं जानता था, और इस कारण वह लगभग एक बड़े जाल में फंस गया होता। सच्चाई का खुलासा करने के बाद जियांग लिंगजू ने युआन फैंग और युन सोंग की हत्या के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय उसने वास्तव में उसे इसे छिपाने में मदद की। वह इसे दिल से लेगा। जियांग लिंगजू ने कहा, चलो चलें और देखें कि कौन वापस आया है। नितियान ने सिर हिलाया। बिना किसी देरी के वे कैंपसाइट पर लौट आए जहां बाकी सभी लोग इंतजार कर रहे थे। नितियान, तुम अभी भी जीवित हो। उसे देखते ही पान ताओ तुरंत आगे बढ़ा और उसकी छाती पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मुझे लगा तुम मर गए हो। पान ताओ की आंखों में लाली देखी जा सकती थी। जाहिर है, वह बहुत भावुक अवस्था में था। आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय में कोई भी नितियान की उससे ज्यादा प्रशंसा नहीं करता था। वह नितियान की असाधारण क्षमताओं के बारे में जानता था और उसे अपना साथी योद्धा मानता था। जब नितियान सब कुछ होने के बावजूद चला गया, तो पान ताओ ही वह व्यक्ति था जिसने उसे रुकने के लिए मनाने के लिए सभी प्रयास किए थे, और असफल होने के बाद उसने आशा व्यक्त की कि नितियान को कुछ नहीं होगा। ये पता लगाने के बाद कि पान ताओ, एनियन, झेंग रुई और जियांग मियाओ सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं, नितियान ने दिल से मुस्कुराया। हा, यह अच्छा है कि हर कोई ठीक है। हर कोई नहीं। एनियन की आंखें धुंधली हो गईं। हम 4 ही बचे हैं। टोंग हाओ, गुओक्यू और बाकी सभी मर चुके हैं। बुरी खबर सुनकर नितियान ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। तीनों संप्रदायों के परीक्षणकर्ता गुप्त आयाम द्वार के पास चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्भाग्यवश अगले दिनों में कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा। ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण के समापन से सिर्फ आधा महीना दूर था। तार्किक रूप से कहें तो अगर कोई और जीवित व्यक्ति होता तो वे पहले ही पहुंच चुके होते। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी को यकीन था कि जो लोग नहीं पहुंचे हैं, वे संभवतः भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय द्वारा मारे गए होंगे। उस समय के दौरान नितियान उच्च गति से साधना करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक पशु मांस प्राप्त नहीं कर सका। उसे प्रतिदिन मिलने वाला मांस उसकी पिछली खुराक का 10वां हिस्सा भी नहीं था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भी पर्याप्त मांस नहीं ले पा रहा था। हानशिन ने अपने हाथ में आध्यात्मिक जानवर के मांस के छोटे छोटे टुकड़े लिए और नितियान को घूरने लगी। ये सब उस नितियान की वजह से है, उसने कहा। अगर उसने पहले इतना नहीं खाया होता, तो अब हमारे पास खाने का इतना कम राशन नहीं होता। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के अन्य परीक्षणकर्ताओं ने भी आध्यात्मिक पशु का मांस भूनते समय नितियान को घूर कर देखा। पान ताओ, जियांग लिंगजू और उनके समूह के पास बैठे हुए
नी तियान ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उनकी फुसफुसाहट नहीं सुनी हो। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय द्वारा इस स्थान पर लाया गया आध्यात्मिक पशु का मांस मूल रूप से द्वार के पुनः खुलने तक उनके लिए पर्याप्त था, इसलिए जब नी तियान ने पहले आध्यात्मिक पशु के मांस का अनुरोध किया था, तो झेंग बिन बिल्कुल भी कंजूस नहीं था और उसने यथासंभव उसकी आवश्यकता को पूरा किया था। हालांकि जियांग लिंगझू, निजियान, एन यंग और अन्य लोगों के आगमन के साथ ही खाद्य भंडार तुरंत खाली हो गए। भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के पीछा करने के कारण जियांग लिंगझू, एन यंग और अन्य लोगों को हल्के सामान के साथ यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और परिणामस्वरूप उनके अधिकांश आध्यात्मिक पशु का मांस रास्ते में ही फेंक दिया गया। यद्यपि जियांग लिंगझू के पास पकड़ने के लिए एक कंगन था, लेकिन अनुभव की कमी के कारण उसने भोजन का स्टॉक करने के बारे में नहीं सोचा था। जो भोजन वे साथ लेकर आए थे, वह गेट पर पहुंचने से बहुत पहले ही खा लिया गया था। इसके अलावा सीक्रेट डायमेंशन गेट के पास कोई भी आध्यात्मिक जानवर नहीं था और वे शिकार करने के लिए बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए उनके पास मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय से भोजन मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी पिछले कुछ दिनों में नी तियान ने अकेले ही मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के मांस भंडार का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था। गुप्तायाम द्वार खुलने में अभी भी आधा महीना बाकी था और दुर्भाग्य से वे पहले से ही आध्यात्मिक पशु मांस भंडारण के तल को देख रहे थे। बेहतर समाधान के बिना वे केवल कम खा सकते थे और मितव्ययिता से जीवन व्यतीत कर सकते थे, इस उम्मीद में कि वे गेट पुनः खुलने तक किसी तरह गुजारा कर लेंगे। हालांकि जब भी मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों को भूख लगती थी, तो वे नी तियान अथाह गड्ढे के बारे में सोचते थे। इसी तरह जब भी भोजन बांटने का समय आता, वे नी तियान को नाराजगी से घूरते और धीरे से गालियां देते। ये जानते हुए कि वह बहस में नहीं जीतेगा, नी तियान ने उनकी बड़बड़ाहट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। आध्यात्मिक जानवर के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा निगलने के बाद नी तियान के पेट से एक तेज आवाज निकली। एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ उसने अपना पेट रगड़ा और बड़बड़ाया, बस कुछ और दिन वहां रुको। अब चूंकि उनके पास भोजन की कमी थी, इसलिए नी तियान को भी बाकी लोगों के समान ही राशन दिया जा रहा था। यहाँ तक कि जिन लोगों की भूख कम थी, वे भी तृप्त नहीं हो पाते थे, उसकी तो बात ही छोड़िए। इस समय जियांग मियाओ, जो नी तियान के बगल में बैठी थी, उसने उसे अपने भूत जानवर के मांस का राशन दिया। ये लो, इसे ले लो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं ज्यादा नहीं खाती और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। अच्छा, देखो हमारे पास यहाँ क्या है, जियांग लिंगजू ने ताना मारते हुए हंसते हुए कहा। एन यंग ने नजर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने हिस्से की ओर चली गई। पान ताओ ने हंसकर कहा। जियांग मियाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। शर्मिंदगी से उसने अपना सिर नीचे कर लिया। नी तियान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। नी तियान एक पल के लिए जियांग मियाओ को देखकर भ्रमित हो गया। जल्द ही उसने देखा कि बच्चे जैसी शक्ल वाली जियांग मियाओ पहले से ज्यादा पतली हो गई थी। नी तियान ने मांस को पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि खड़े होकर कहा, धन्यवाद, लेकिन असल में मुझे इतनी भूख नहीं है। मैं आसपास जाकर देखूंगा कि क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। तुम वहां नहीं जा सकते, जियांग मियाओ ने जल्दी से जवाब दिया। ये बहुत खतरनाक है। थोड़ी दूर जाने पर नी जियान का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा मत करो, नी तियान। रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के लोग किसी भी समय दिखाई दे सकते हैं। अगर तुम गलती से उन शैतानों से टकरा गए, तो मुझे डर है कि तुम हमारे पास वापस नहीं आ पाओगे। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, नी तियान ने वादा किया। अगर कुछ हुआ तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। पान ताओ खड़ा हो गया। मैं भी थोड़ा बोर हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी, जियांग लिंगजू ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे थोड़ा टहलना और स्ट्रेचिंग करना अच्छा लगेगा। उनकी बातचीत और गतिविधियों पर तुरंत झेंग बिन का ध्यान गया और वह वहां आया तथा स्थिति के बारे में पूछा। ये समझने के बाद कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं, झेंग बिन ने जियांग लिंगजू की ओर रुख किया। उदास भाव से उसने कहा, कोई नहीं जानता कि भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शिष्य कब प्रकट होंगे या उनके पास कितने लोग होंगे। अगर तुम सब चले गए, तो हमारी युद्ध शक्ति कम पड़ जाएगी। अगर संयोग से भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय ने तुम्हारे चले जाने के बाद हम पर हमला कर दिया, तो मुझे डर है कि हम अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। कंधे उचकाकर जियांग लिंगजू वापस बैठ गई। ठीक है, तो मैं यहीं रहूंगी। अंदर से वह जानती थी कि झेंग बिन की बातें सही थी।
अगर वह इस समय भीड़ से बाहर निकलती तो वह, झेंग बिन और बाकी सभी लोग खतरे में पड़ जाते। इसलिए उसने बड़ी तस्वीर को देखा और वहीं रहने का फैसला किया। हमारे बारे में क्या? पेन ताओ ने पूछा। वह बहुत खुश नहीं दिख रहा था और जाहिर तौर पर झेंग बिन द्वारा नियंत्रित किए जाने से असंतुष्ट था। झेंग बिन की नजर पान ताओ और नीतियान के बीच घूम गई और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, अगर यह सिर्फ आप दोनों हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पान ताओ ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा कोई महत्व नहीं है? मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, झेंग बिन ने जवाब दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मेरी सलाह मानोगे और यहीं रहोगे। ये सबके लिए बेहतर होगा। माफ करें, पेन ताओ ने जवाब दिया। मुझे ये पसंद नहीं कि मुझे बताया जाए कि मुझे क्या करना है। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। नीतियान मुस्कुराया और उसके पास आ गया। डॉट 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 इस दौरान यूटोंग और मोशी के नेतृत्व में भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के साथ शिष्य सूखी हड्डियों के ढेर पर खड़े थे। जहां तक यूटोंग की बात थी, वह रक्त खोजी कंपास पकड़े हुए बीच में खड़ी थी। कुछ पल बीतने के बाद उसने उसे रख दिया। उसकी खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने कहा, 16 लोग, हमसे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर। जो लोग हमारी हथेली से बचकर भाग गए, उन्हें मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के लोगों के साथ मिल जाना चाहिए था। वे सीक्रेट डायमेंशन गेट पर हैं, इसके फिर से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ आधा महीना बचा है। 16, मोशी मुस्कुराया। पिछली बार जब हम रेगिस्तान की सीमा पर उनसे भिड़े थे, तो उनके पास ज्यादा लोग थे। क्या हमने उनमें से कई को मार नहीं डाला था और बाकी को भाग जाने के लिए मजबूर नहीं किया था? तुम किस बात पर हिचकिचा रही हो, यूटोन? तुम छोटे स्वर्ग के मंच पर पहुंच गई हो। तुम्हारी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है? घृणा से उबलता हुआ दिल, यूटोन ने खुद से कहा, एक है। उसने गहरी सांस ली और उसकी पुतलियों में रक्त के रंग की रोशनी चमक उठी। 7 बनाम 16। हम संख्या में बहुत कम हैं। सुरक्षित रहने के लिए मैं अर्थवेब का उपयोग करने जा रही हूँ। अर्थवेब, मोशी और अन्य लोगों ने एक साथ कहा, अविश्वास से भरे चेहरों से उसकी ओर देखते हुए। गंभीर भाव से मोशी ने कहा, पृथ्वी वेब एक खतरनाक निश्चित तकनीक है। केवल स्वर्ग स्तर या उच्च साधना आधार वाले क्यूई योद्धा ही इसका उपयोग करने में सक्षम होने चाहिए। साथ ही, भले ही स्वर्ग स्तर का क्यूई योद्धा अर्थवेब का उपयोग करे, उस व्यक्ति को बाद में अनिवार्य रूप से एक महत्वपूर्ण चोट लग जाएगी। आपने अभी अभी कम स्वर्ग चरण में प्रवेश किया है। आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगी और आपको खुद पर जोर नहीं डालना चाहिए। मैं रक्त मनके की मदद से इसे चला सकती हूँ, यूटोंग ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि उसने अपने कंगन से एक आंख के आकार का, रक्त के रंग का मनका निकाला। नीतियान, वह मन ही मन चिल्लाए। रक्त संप्रदाय के एक किशोर ने उत्सुकता से कहा, वरिष्ठ मार्शल बहन, भले ही आप रक्त मनका की मदद से अर्थवेब का उपयोग करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन आपको खुद ही प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। यूटोन, तुम अपने संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, मोशी ने कहा, इस परीक्षण के परिणाम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझोगी। मैं तुम्हारे साथ पहले भी मिशन पर गया हूँ। तुम हमेशा तर्कसंगत रही हो और अपनी सीमाओं से परे खुद को मजबूर नहीं करती। मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि अगर तुम्हारे संप्रदाय को पता चलता है कि तुम उन लोगों को मारने के लिए अर्थव्याप का इस्तेमाल कर रही हो और इस प्रक्रिया में खुद को चोट पहुंचा रही हो, तो वे तुम्हें पुरस्कृत करने के बजाय दंडित करेंगे, है न? तुम्हें क्या हो गया? उनमें से कुछ ने तुम्हें सचमुच क्रोधित कर दिया था, है न? अब तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? तुम मेरे निर्णयों के लिए मेरी आलोचना करने की स्थिति में नहीं हो। यूटोंग ने फटकार लगाई। उसने मोशी या दूसरों को कुछ और कहने का मौका नहीं दिया और अचानक अपने कंगन पर हाथ रख लिया। अगले ही पल, उसमें से खून की कई बाल्टी निकलकर उसके नीचे जमीन पर गिर पड़ी। एक क्षण में, एक तीव्र, खूनी दुर्गंध हवा में भर गई और उसके भीतर से धीरे धीरे लाल रक्त की आभा निकलने लगी। उसके रक्त मनके के प्रभाव और नियंत्रण में, भारी मात्रा में रक्त जमीन में रिस गया और नसों की तरह हर दिशा में फैल गया तथा झेंग बिन और अन्य लोगों पर हावी हो गया। शिविर स्थल से निकलने के बाद, नीतियान और पान ताओ ने बेतरतीब ढंग से एक दिशा चुनी और कुछ समय तक चलने के बाद रुक गए। दूर की ओर देखते हुए, पेन ताओ ने कहा, अगर हम चाहते हैं कि मिस्टिक मिस्ट पैलेस का खाना सीक्रेट डायमेंशन गेट खुलने तक बना रहे, तो आने वाले दिनों में सभी को भूखा रहना पड़ेगा। इसमें कुछ हद तक हमारी भी गलती है। हम बस जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और रास्ते में बहुत सारा खाना फेंक दिया। मुस्कुराते हुए, नीतियान ने कहा, ठीक है, वास्तव में यह मेरी वजह से है।
आप लोगों के आने से पहले झेंग बिन का मानना था कि उनके पास पर्याप्त से अधिक भोजन है, इसलिए उसने मुझे जितना चाहा उतना खाने दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी दयनीय स्थिति में होंगे और खाली हाथ आएंगे। नित्यान की झेंग बिन के बारे में कोई खास राय नहीं थी, न तो अच्छी और न ही बुरी। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के परीक्षणकर्ताओं के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि उनके नेतृत्व में उनके बीच का माहौल बेहद सामंजस्यपूर्ण था। इसके अलावा झेंग बिन कोई कंजूस आदमी नहीं था, अन्यथा वह नित्यान के इतने बड़े भोजन के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता। हाँ, हालांकि मैंने झेंग बिन के साथ पहले काम नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। पेन ताओ हंसा। हालांकि वह स्पष्ट रूप से हम दोनों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, ये देखते हुए कि वह हमारे समूह छोड़ने के लिए सहमत हो गया। हा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम खाने के लिए कुछ ढूंढ पाते हैं और सभी को भूखा नहीं रहने देते, तब तक हम उनकी दयालुता का बदला चुका रहे हैं। इन शब्दों के साथ नित्यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और आसपास के जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए अपनी शक्तिशाली मानसिक जागरूकता को प्रकट किया। पान ताओ ने देखा कि नित्यान क्या कर रहा था और उसने बात करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नित्यान ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर हिलाया। आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं है, चलो किसी दूसरी जगह चलते हैं। ठीक है। वे दोनों गुप्त आयाम द्वार के आसपास घूमते रहते थे। समय समय पर नित्यान अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके जीवन के उतार चढ़ाव के लिए क्षेत्र को स्कैन करता था। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आसपास कोई आध्यात्मिक प्राणी नहीं है। वे जीवन के संकेतों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। एक बार फिर नित्यान ने अपनी मानसिक शक्ति से आंखें बंद करके जांच की। ये वह बिंदु था जहां उसने अचानक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्सों से आने वाले क्यूई और रक्त के असामान्य उतार चढ़ाव का पता लगाया। वह अचानक सजग हो गया। उसने अनुमान लगाया कि लरकर छिपकली जैसा कोई आध्यात्मिक जानवर धरती की गहराई में कहीं छिपा हुआ है। उसने तुरंत अपनी मानसिक चेतना को इकट्ठा किया और उसे खोजने के लिए भूमिगत भेज दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने पाया कि जिस जमीन पर वे खड़े थे, उसके नीचे अनगिनत रक्त धाराएं धीरे धीरे बह रही थीं। अजीब बात यह थी कि उसे उन रक्त धाराओं से किसी तरह परिचितता महसूस हुई। वे यूटोंग से हैं। अचानक ही उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने धरती में हो रही हलचल को महसूस करने के लिए और अधिक ध्यान केंद्रित किया। वह स्पष्ट रूप से पता लगा सकता था कि रक्तधाराओं में कोई भी आत्मा का उतार चढ़ाव नहीं था, फिर भी वे धीरे धीरे और चुपके से उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां झेंग बिन और अन्य थे। वे एक दूसरे से जुड़कर एक घना और विशाल जाल बना लेते थे, जो सभी जीवित प्राणियों को फंसाने में सक्षम प्रतीत होता था। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने पेन ताओ की ओर देखा, जो चौकसी के लिए इधर उधर देख रहा था, और कहा, कुछ गड़बड़ है। पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्सों में अनगिनत रक्त धाराएं बह रही हैं। मेरा मानना है कि उन रक्त धाराओं को यूटोंग ने छोड़ा था और उनका लक्ष्य झेंग बिन और अन्य हैं। यूटोंग से अनगिनत खून बहता है। नित्यान के शब्दों से आश्चर्यचकित होकर पान ताओ ने सोचना शुरू कर दिया और उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। कुछ क्षण बाद पान ताओ के चेहरे पर चमक आ गई और वह चिल्लाया, पृथ्वी का जाल। ये रक्त संप्रदाय की निश्चित तकनीक है। पृथ्वी का जाल। रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के लोग हमसे दूर नहीं हो सकते। वे पहले से ही रक्त खोज कंपास के साथ हमें पकड़ चुके हैं। धिक्कार है। नित्यान, हमें अब वापस जाना होगा। भ्रमित होकर नित्यान ने पूछा, अर्थवेब क्या है? इसके लिए समय नहीं है, पान ताओ ने जवाब दिया। हमें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। नित्यान को पेन ताओ की घबराहट से बहुत बुरा लगा और उसने कहा, उन्हें मत बताना कि मैंने भूमिगत असामान्यता को महसूस किया है। कृपया इसे गुप्त रखने में मेरी मदद करें। पान ताओ ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। ग्रीन इल्यूजन आयाम में प्रवेश करने से पहले ही पान ताओ ने अनुमान लगा लिया था कि यह किसी गुप्त एजेंडे के कारण था कि एनशी ने नी कबीले से एक बच्चे को उनके साथ परीक्षण में भाग लेने की व्यवस्था की थी। जबान यंग ने उसे और झेंग रुई को बार बार यह संकेत दिया कि वे नित्यान का परीक्षण करें, तो वह इस बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गया। हालांकि अंदर ही अंदर वह पहले से ही नित्यान को एक अपरिहार्य युद्ध साथी के रूप में मानता था। नित्यान को न खोने के लिए वह अच्छी तरह से जानता था कि क्या करना है। कुछ ही देर में दोनों उस स्थान पर वापस आ गए जहां सभी लोग इकट्ठे हुए थे। कोई खोज? क्या तुम्हें कोई आध्यात्मिक जानवर मिला? ये देखकर कि वे इतनी जल्दी लौट आए, मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के हान शिन ने उपहासपूर्ण लहजे में सवाल पूछा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। इस क्षेत्र में कोई आध्यात्मिक जानवर नहीं है।
फिर भी तुम्हें जाना पड़ा और खुद को और सभी को खतरे में डालना पड़ा। क्या अब तुम खुश हो? चुप रहो, पान ताओ ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। हान शिन तुरंत गुस्से से भड़क गया। तुम किससे बात कर रहे हो? हमने तुम्हें खाना और पानी दिया और अब तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के कई अन्य परीक्षणकर्ता भी खड़े हो गए और पान ताओ को घूरने लगे, मानो स्थिति बिगड़ते ही वे लड़ने के लिए तैयार थे। झेंग बिन का चेहरा गंभीर हो गया। पेन ताओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें हान शिन से माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी मांगने से समस्या हल हो सकती है तो मैं माफी मांगूंगा। उदास भाव के साथ पान ताओ ने झेंग बिन की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि एन यंग और जियांग लिंगजू की ओर मुड़ा और कहा, हम बड़ी मुसीबत में हैं। न केवल रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय आसपास हैं, बल्कि उन्होंने रक्त संप्रदाय की निश्चित तकनीक अर्थवैप का भी इस्तेमाल किया है। क्या? जियांग लिंगजू ने आश्चर्य से कहा। अर्थवैप? ये कैसे संभव हो सकता है? एन यंग ने आश्चर्य से कहा। यू टोंग ने अभी अभी छोटे स्वर्ग के चरण में प्रवेश किया है। उसके पास अभी भी अर्थवैप का उपयोग करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। झेंग बिन के हाव भाव में भारी बदलाव आया और उसने हान शिन के लिए बोलना बंद कर दिया। रक्त संप्रदाय की निश्चित तकनीक अर्थवैप? क्या तुम्हें यकीन है कि यह अर्थवैप है? तुमने इसे कैसे खोजा? उस समय नीतियान, जो पान ताओ के साथ वापस आया था, मन ही मन चिंतित हो गया। समूह के नेताओं के रूप में जियांग लिंगजू, एन यंग और झेंग बिन क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय, आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय और रहस्यमय धुंध संप्रदाय के मुख्य शिष्य थे। उन सभी ने अपने अपने संप्रदाय के बुजुर्गों से भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय की निश्चित तकनीकों के बारे में सीखा था। जाहिर है, वे जानते थे कि अर्थवैब उनके लिए क्या मायने रखता है। ये सुनकर कि अर्थवैब रक्त संप्रदाय द्वारा स्थापित किया गया था, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। यह इस बात का पर्याप्त सबूत था कि अर्थवैब कितना भयानक था। पेन ताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि यह अर्थवैब है? एन यंग ने सीधे चेहरे से पूछा। इस बिंदु पर हान शिन सहित सभी लोग, जो पहले उसके साथ झगड़ा कर रहे थे, उन्होंने पान ताओ की ओर देखा। उनके चेहरे चिंता और आतंक से पीले पड़ गए थे। पान ताओ ने नीतियान की ओर देखा। नीतियान का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। बिना किसी संदेह के उसने जोर से सिर हिलाया। मैं अपने सिर का इस्तेमाल करके इसकी पुष्टि करूंगा। ये शब्द बोलते ही एनियंग का संदेह गायब हो गया। उसने तुरंत कहा, हमें भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के लोगों को अर्थवैब बनने से पहले ढूंढना होगा। हम बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। यही एकमात्र विकल्प है। जियांग लिंगजू ने सहमति जताई। जल्द ही झेंग बिन को भी एहसास हुआ कि स्थिति कितनी खतरनाक थी और उसने सिर हिलाया। सभी लोग फैल गए और रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के निशानों की खोज की। एक बार जब आपको पता चल जाए कि वे कहाँ हैं, तो तुरंत दूसरों को सूचित करने के लिए चिल्लाएं। चूंकि यूटोंग ने हाल ही में लघु स्वर्ग चरण में प्रवेश किया है, इसलिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण की मदद से भी उसके अर्थवैब का कवरेज बहुत बड़ा नहीं होगा। वह निश्चित रूप से हमसे बहुत दूर नहीं है। जब तक हम उसे ढूंढकर उस पर हमला कर सकते हैं और उसे पूरी तरह से पृथ्वी का जाल बनाने से रोक सकते हैं, तब तक हम उसके द्वारा पकड़े जाने से बच सकेंगे। आन यंग ने निर्णायक ढंग से कहा, चलो फैलकर उन्हें ढूंढते हैं। नीतियान, पेन ताओ ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मेरे पास एक विशेष उपकरण है जो अर्थवैब की गतिविधियों का पता लगा सकता है। हमारे पास उन्हें खोजने की सबसे अधिक संभावना है। ये कहते हुए वह अचानक भाग गया। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे नीतियान को दूसरों से अलग करना होगा, ताकि नीतियान उसकी जादुई संवेदन क्षमता को उजागर न कर दे। ठीक है, नीतियान उसके पीछे भागा। कुछ ही देर में वे दोनों सबसे पहले दूर भाग गए। उसके पास एक खास औजार है। झेंग बिन के चेहरे पर एक विचार कौंधा। फिर उसने आवाज लगाई, चूंकि वह उन्हें ढूंढ सकता है, इसलिए हमें अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बस उनका पीछा करते हैं। चल दर। इस समय तक तीनों संप्रदायों के सभी परीक्षणकर्ताओं ने अपने पुराने मतभेदों को त्याग दिया था और पान ताओ के निर्दयी शब्दों के बारे में चिंता करना बंद कर दिया था। तीर की तरह वे उस दिशा की ओर बढ़ गए जिस दिशा में पान ताओ और नीतियान चले गए थे। नीतियान को पैन ताओ को पकड़ने में बस कुछ ही समय लगा। हर थोड़ी देर में वह रक्त प्रवाह के स्रोत का पता लगाने के लिए अपनी मानसिक जागरूकता जारी करता था। दूसरी ओर पान ताओ उनके पीछे खड़े मुकदमेबाजों को पुकारता रहा, हमसे दूरी बनाए रखो। तुम्हारी मांसल आभा मेरी खोजी मशीन को बाधित कर देगी। उनके शब्द सुनकर परीक्षार्थी, जो उनसे आगे निकल रहे थे, धीरे धीरे अपनी गति धीमी कर दी ताकि उनसे पर्याप्त दूरी बनाए रख सकें।
उसके बाद नितियान को अब दूसरों द्वारा खोजे जाने की चिंता नहीं रही। रक्त प्रवाह का अनुसरण करने के लिए अपनी मानसिक जागरूकता का उपयोग करते हुए वे धीरे धीरे स्रोत यू टोन के करीब पहुंच गए।